नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में एक कार्यक्रम हो रहा है संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि चुनाव लगभग आ गया है और उसकी उद्घोषणा भी शुरू हो चुकी है, तो उसकी गहमा-गहमी बहुत तेज हो गई है, जिसके कारण जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, शिविर लग रहे हैं। तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुजन है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं और आम आदमी कहेंगे ये लोग हैं। तो जो संविधान है, संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर के क्या इनका कहना है और आगे आने वाले चुनाव को मोदी जी की नीतियाँ और आगे आने वाले समय में किसको एज ए प्रधानमंत्री वो देखना चाहते हैं, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में आपका। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मैं करुणाकांत मौर्य, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। तो अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं, क्या हो रहा है? ये पूज्य भंते सुमित रतन जी द्वारा पूरे प्रदेश में संविधान रथ लेकर के निकले हुए हैं और संविधान के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और संविधान की प्रतियां लोगों में वितरित कर रहे हैं कि जिससे संविधान के बारे में आम जनता तक संविधान में दिए हुए अधिकारों के बारे में आम जनता जान सके। तो ये चीज़ें तो पढ़ने की होती है, जब कोर्स में भी पढ़ाया जाता है और एज ए कंपटीशन में भी लोग तैयारी करते हैं, तो इसमें क्या अलग हो रहा है कि आप संविधान लेकर के मतलब कि उसको वितरित किया जा रहा है? जी देखिए, जो आज के परिवेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, जैसे आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो तमाम ऐसे मुद्दे उनको जागरूक करना है कि जो संविधान है उसके द्वारा आपको वो संविधान के द्वारा आपको समानता का अधिकार मिला है और जो समानता का अधिकार मिला है उसको आप जानिए, जो आपको अधिकार मिला है उसको आप जानिए और जानने के बाद जो संघर्षों के बाद आपको जो संरक्षण अधिकार संविधान के तहत मिलता है वो आज खतरे में है। संविधान कैसे खतरे में? संविधान कैसे खतरे में? बिल्कुल, जैसे देखिए संविधान आज खतरे में क्यों है? क्योंकि आज जो केंद्र में या प्रदेश में जो सरकार है, सरकार लगातार जो स्तंभ है उनको तोड़ते जा रही है। जैसे आज मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन आज की मीडिया सरकार से सवाल पूछने की जगह पे जनता से सवाल पूछती है। जो पदेन है उससे सवाल नहीं पूछती आज की मीडिया, क्योंकि कई नामों से जानी जाती है तो हम उन नामों पे नहीं जाते, लेकिन आज की मीडिया निश्चित तौर पे अपने जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर रही है। दूसरी चीज़, जो आज का लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र जब खतरे में होगा, संविधान बचाना मुश्किल हो जाएगा, जो अधिकार है जनता की उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोकतंत्र खतरे के वो बोल रहे हैं, तो क्या डिक्टेटरशिप की तरफ भारत बढ़ रहा है या फिर जो है कि देश बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। आज भारत डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। 2024 का चुनाव हो सकता है आखिरी हो? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। 24 का चुनाव निश्चित तौर पे जो आज बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया गया लगातार कि इन मुद्दों से भटकाया जाए जनता को, चूँकि बेरोजगारी चरम पे। बेरोजगारी का आलम यह है कि जहाँ युद्ध हो रहा है इजराइल में और रशिया में, ये भारत सरकार अपने नौजवानों को वहाँ भेज रही है, जबकि अन्य देश के लोग अपने नागरिक को प्राथमिकता के तौर पे उन क्षेत्रों से निकालते हैं जहाँ वो युद्ध होता है कि हमारे देश के नागरिक कोई हताहत न हो। लेकिन ये पहली सरकार है भारत सरकार जो यहाँ के नौजवानों को इजराइल के लिए वीज़ा दे रही है। और जहाँ तक हमको जानकारी, आजमगढ़ के लगभग 500 नौजवान गए हैं रोजगार के अभाव में, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह से पूरे देश के लोग जा रहे हैं, इजराइल में जा रहे हैं और रशिया में गए हैं। अभी वीडियो वायरल हुई थी, रशिया में लोग युद्ध लड़ने के लिए मजबूर हैं, ज़बरदस्ती युद्ध लड़ा रहे हैं। तो आज की परिस्थिति में संविधान के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी, संविधान के अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 पदों पर समान के लोगों को भर दिया गया, जो बैकवर्ड और दलितों के लिए आरक्षित पद थे। तो ये संविधान का गला घोटना ही हो गया। जो हमको संवैधानिक अधिकार मिले हैं उसके विपरीत काम हो रहा है। तो अगर ये सरकार रहेगी तो भविष्य में, जैसे आज के समय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं, एक बनिया की नौकरी हमारे लोग कर रहे हैं। आज के समय में आउटसोर्सिंग का मतलब बिचौलिया,
सरकार अगर नौकरी देना है तो डायरेक्ट नौकरी दे दे, नौकरी डायरेक्ट नहीं दे रही है तो ये नौकरी मतलब गवर्नमेंट जॉब ही की बात कर रहे हैं या फिर कोई किसी भी तरह का रोजगार या फैक्ट्री वगैरह लगाए उसमें काम दे? नहीं, फैक्ट्री का जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट जॉब में जो हमको नौकरी मिलती थी, गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार बोल रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट जॉब का रोजगार जो आम तौर पे सरकार उसका पेमेंट करती है या विभाग सरकार के द्वारा विभाग पेमेंट करते हैं, उसमें इन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कह रहे हैं? संविदा पे भी नहीं है, आउटसोर्सिंग मतलब कंपनी लेबर दे रही है, कंपनी मैन पावर को दे रही है। संविदा तो होता है जो सरकार अपने विभाग में कर्मचारियों को रखती है और समय आने पे अगर सरकार उनको रेगुलर भी कर लेती थी, वो तो संविदा था। लेकिन संविदा पे नहीं, यहाँ तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कि आप आज काम कर रहे हो, कल कंपनी का लाइसेंस निरस्त होगा तो आपको तुरंत निकाल के बाहर किया जाएगा। फिर आपकी वहाँ कोई भी किसी तरह का दावा नहीं रहेगा कि हम यहाँ 10 साल काम किए, हमें नौकरी दी जाए, कुछ भी आप मांग नहीं सकते हो। उस पैटर्न पे चलेगी। और सरकारी सारे निगमों को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। भविष्य में कुछ सरकार कर रही नहीं जाएगा कि हमारे लोग नौकरी मांगेंगे या आरक्षण मांगेंगे, तो उसको बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना ये उद्देश्य है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि एक समय आएगा कि जब जो है कि कुछ भी सरकार के पास नहीं रह जाएगा, तो कुछ देश ऐसे होते हैं, अर्थव्यवस्था दो तरीके से चलती है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जो कि भारत में है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हैं। कहीं कहीं ऐसे होता है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट की होती है और कहीं कहीं ऐसा होता है कि ज़्यादातर चीज़ें मतलब नॉर्मली 100% नहीं 99% कह लें तो वो प्राइवेट में ही होती है। तो अगर प्राइवेट में होती है तो उसमें क्या दुष्परिणाम आएगा? मतलब अगर देश में चीज़ें बढ़नी चाहिए, रोजगार आना चाहिए, एक जो होता है कि विकास होना चाहिए, कि इससे फर्क पड़ता है कि सरकार के पास रहती है या फिर गवर्नमेंट के पास रहती है? देखिए, एक गवर्नमेंट और प्राइवेट में अंतर है। प्राइवेट के लोग केवल लाभ देख के काम करते हैं, अगर उनका लाभ नहीं होगा तो ये एम्प्लॉय पर भी आरोप लगाया जाता है ना कि जो प्राइवेट में रहते हैं वो अपना जी जान से काम करते हैं और सरकारी में जाते हैं तो आराम करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एम्प्लॉय या जो चीज़ें हम काम देते हैं उनको, वो काम हमको करके देते हैं, तभी तो हम उनको 60 साल पे रिटायर करते हैं। तो जो चीज़ें हम काम अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उनका दोष नहीं है। हम काम, आज दिल्ली को आप देख लो, विद्यालय के मॉडल को, जो शिक्षा का क्षेत्र दिल्ली है, यही अध्यापक हैं जो सरकारी यूपी में भी है, सरकार ने रखा, वहाँ भी रखा है। लेकिन आज वो विद्यालय में वही टीचर पढ़ा रहा है। अगर आपके टीचर घूम रहे हैं तो कमी किसकी है? ये तो सरकार की कमी है, प्रशासकों की कमी है। उनकी जो है जिम्मेदारी जो उनकी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। टीचर से लेकर नहीं, जो ऊपर में अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। मैं केवल बात कर रहा हूँ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने आप को सुधार ले, सिस्टम सुधर जाएगा। चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का। सब बिल्कुल कान ऊपर से पकड़िए नीचे तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज लोग नीचे की बात करते हैं, ऊपर की बात नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो सरकारें हैं देश में और स्टेट में, ये काम लेना नहीं चाहती हैं या लेना नहीं जानती, दोनों चीज़ें हैं। इन 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, लेकिन इसके पहले कांग्रेस सरकार रही है केंद्र में, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था और उतना ही लगभग इनका भी कार्यकाल बीत चुका है 10 साल, और 10 साल लगभग वो भी रहे, इसको आप कैसे देखते हैं बराबर बराबर में? देखिए, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कुछ नए इंडस्ट्री लगे भी, सरकारी उद्यम लगे और कुछ बिके भी। लेकिन इनकी 10 साल की सरकार भी पूरी हो गई है, इन्होंने केवल बेचने का काम किया। एक कहते हैं कि हम लोगों को इन्होंने एम्स बहुत सारे बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई, एयरपोर्ट बहुत सारे बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड ट्रांसपोर्ट का जो है कि बहुत सारे बनवाए, ये भी तो कहते हैं। जैसे ये जो कह रहे हैं नहरों का, एक भी इन्होंने कोई नहर बनवाई हो जो सिंचाई के लिए किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे ना, एक भी नहर इन्होंने बनवाई हो पूरे देश में तो बता दें कि हमने ये डैम बनवा दिया है, ये नहर बनवा दिया है। तो वो कौन से केवल बाजार तो पहले से ही भारत में बिछा हुआ है, उसके बावजूद भी तमाम क्षेत्र अशिक्षित हैं। जरूरत रही लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पर कुछ नहीं किया। और रही बात दूसरी सड़कों की, तो सड़कों का जाल ऑलरेडी पहले से बिछा हुआ है। जब देश की आबादी बढ़ेगी तो सड़कों को बढ़ाना पड़ेगा, तो काम कोई सरकार रहेगी वो करेगी, ये रहे या कोई भी सरकार होगी। तो जब आबादी बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से सड़कों का चौड़ीकरण होना, सड़कों का उसको बढ़ाना ये तो आवश्यक है। वो चीज़ें होती रहेंगी, इनकी सरकार में भी हो रही। लेकिन इन्होंने बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। जो एयर इंडिया था वो कभी टाटा की एयर इंडिया हुआ करती थी, जब देश आज़ाद हुआ तो देश उसको ओवरटेक किया।
तो उसमें एक अभियान चल रहा था कि जो निजी कंपनियां हैं उनको सरकारी किया जाए। उस अभियान के तहत टाटा एयरलाइंस को इंडिया एयरलाइंस उसको इंडिया ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन उसको भी बेच दिया। वेल को बेच दिया, जो कि एक सारी कंपनियां मुनाफे की थी, कोई घाटे की नहीं थी। तो इन्होंने केवल और केवल बेचने का 4 उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम किया है देश के। किसको? अब अडानी का नाम, अंबानी का नाम आपने सो, अडानी तो हम लोग 10 साल पहले जानते भी नहीं थे कि ये भी कोरोना काल में वो तो उभर के आया। तो ये इनके उद्योगपति हैं, ये देश के नहीं। अब ये देश की अर्थव्यवस्था को ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ पे सेंट्रलाइज करके लूटने का काम कर रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया इस कंपनी से देश में आई तो देश की संपत्ति को लूट करके वो इंग्लैंड ले जाते थे। अब ये अपने उद्योगपतियों के लिए कभी पाकिस्तान में उतर जाते हैं तो कभी फ्रांस चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी ये गए थे, आपको शायद याद हो, बिना किसी सूचना के ये पाकिस्तान में चले गए थे, केवल अपने एक उद्योगपति मित्र के फायदे के लिए। तो इनको देश से लेना देना, देश की सारी संपत्ति को ये अपने उद्योगपति मित्रों के हाथों बेच करके देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अभी राहुल गांधी की बात करें तो वो उन्होंने इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और एक जो है कि मोदी जी के अलावा दूसरा चेहरा दिखता है, वो कहीं न कहीं राहुल गांधी का दिखता है। आप क्या कहते हैं, और आपके अनुसार अगर कोई तीसरा चेहरा है तो वो कौन है? देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर हजारों चेहरे हैं। 5 चेहरे गिनाइए। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, ये भी नरेंद्र मोदी से कई हजार गुना बेहतर है, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, विदेश से इनकी शिक्षा है। और जो उत्तर प्रदेश के ढांचे में बदलाव इन्होंने 5 साल में किया, चाहे वो 108 हो और चाहे वो 112 हो गए, डायल 100 था। ये इनकी व्यवस्था है कि 15 मिनट में पुलिस घर तक जाती है। ये अखिलेश यादव की व्यवस्था, चाहे ये एक्सप्रेसवे की व्यवस्था हो। जो मूलभूत सुविधा जनता को चाहिए थी वो अखिलेश यादव ने किया था। उससे बेहतर आज तक इन्होंने एक काम उस तरह का नहीं किया जो जनता को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ सके। जनता को आवश्यकता क्या थी कि हम सुरक्षित हो। सुरक्षा के क्रम में उन्होंने पुलिस को इतना एक्टिव किया कि 15 मिनट में किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने में कोई घटना हो तो डायल 100 पहुंचने का काम करती थी। नहीं तो यहाँ लोग हफ्तों महीनों थाने चौकी का चक्कर लगाते थे, सब शायद पुलिस सुनवाई करती। लेकिन 15 मिनट के अंदर ये व्यवस्था अखिलेश यादव ने दिया। तो अखिलेश यादव है। योगी जी तो ये भी कहते हैं ना कि अखिलेश यादव के समय में माफिया को उन्होंने पाला है और हमने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। देखिए, ये तो जातिगत आधार पे योगी जी काम कर रहे हैं। जैसे किसी भी ठाकुर माफिया को इन्होंने मिट्टी मिलाया है तो नाम बताइए। पूरे प्रदेश में एक भी ठाकुर, विकास दुबे ठाकुर नहीं थे। ये तो हमने ठाकुर की बात किया ना, नहीं हमने ठाकुर की बात किया ना। उत्तर प्रदेश में एक भी ठाकुर माफिया को इन्होंने टच किया हो तो बताइए। ये जाति आधारित, चूंकि इनका जो गोरखपुर क्षेत्र रहा है हमेशा से ब्राह्मण बनाम ठाकुर चलता रहा। अब ये संरक्षण करते हैं अपनी कम्युनिटी का, तो इन्होंने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण को भी अपने साथ तंग किया और अन्य लोगों को तो इन्होंने। 4 नाम और एक अखिलेश जी हो गए, एक अखिलेश जी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, तेजस्वी जी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, तमाम नाम है। नामों की झड़ी है इसमें। इनसे बेहतर प्रधानमंत्री बनने की। 5 नामों में राहुल गांधी नहीं है। नहीं, राहुल गांधी भी है, उसको अलग से हम नहीं कह रहे हैं। हम तो सैकड़ों नाम की बात कर रहे हैं कि सैकड़ों ऐसे चेहरे हैं जो इनसे बेहतर प्रशासक बन सकते हैं, इनसे बेहतर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे। इन्होंने कहा था हम 15 लाख देंगे, एक भी लोगों के खाते में 15 लाख आया हो। और तो और स्विस बैंक के जो अभी राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो 1 लाख जो है कि सालिना हर पूरे भारत की जितनी भी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में डालूंगा। तो ये क्या लगता है कि हर साल जो है कि वो कहाँ से पैसे आएंगे, क्या ये पॉसिबल है? जैसे ये चीज़ें तो माननीय राहुल गांधी ही इसको बताएंगे कहाँ से पैसे आएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये इसी तरह का सवाल तेजस्वी यादव से किया गया था कि ये 10 लाख नौकरी दे देंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। क्योंकि जब से बैठे थे ये पलटू चाचा तब से ये कह रहे थे पैसे ही नहीं तो हम नौकरी कहाँ से दें। 15 महीने में तेजस्वी यादव ने लगभग 4 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। नौकरी की बात कर रहे हैं तो पैसे की व्यवस्था करने के बाद ही नौकरी दिया ना, कि उनकी तनख्वाह रेगुलर दी जा सके। जिसमें हमारे यूपी के तमाम ये जो सीमावर्ती जिले हैं, हर गांव दूसरे तीसरे गांव से बच्चे वहाँ टीचर हो गए।
तो ये तो करने वाले की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। आज भी वहाँ पे बिहार में एक पेपर है जिसके मतलब कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग गए हैं, जानकारी में हमारे भी बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है बिहार की जहाँ पे स्कूल की इतनी जर्जर अवस्था है कि वहाँ पर मतलब आप कहें कि सही से इमारत भी नहीं है और गिनती के बच्चे हैं। और वो वीडियो शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। तो क्या ऐसे में बाहरी लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को बुला करके या फिर झारखंड या फिर मध्य प्रदेश के लोगों को बुला करके नौकरी देना और वहाँ के अपनी अर्थव्यवस्था जो शिक्षण संस्थान है उस पर काम ना करना, मतलब ये कहाँ तक आप उचित समझते हैं? बिल्कुल, जैसे देखो आप एक साथ 1 लाख बिल्डिंग बनी होगी तो बिल्डिंगें कुछ 10 साल पुरानी होंगी, कुछ 20 साल पुरानी होंगी, तो 20 साल पुरानी हमको तो लगता है 100 साल पुरानी होंगी, कुछ 50 साल भी पुरानी, कुछ 50 साल भी पुरानी होंगी। तो बिल्डिंगों का क्रम ये टूटना और बनना चलता रहता है। किसी एक टूटी हुई बिल्डिंग का हम फोटो डाल दें, उस पर पूरे प्रदेश का आकलन करें तो ये गलत होगा। और दूसरी चीज़, हमें समय तो 15 महीने का मिला, अभी हमें समय मिलता, वहाँ हमारा तात्पर्य है अगर तेजस्वी जी को समय मिलता तो और बेहतर कर सकते थे और बेहतर करेंगे। तो ये बिल्डिंग है 100 साल पहले बनी होगी, 50 साल पहले बनी होगी तो टूटेगी, जर्जर होगी। तो ये शुरू में मरम्मत करवानी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो खंडहर बन जाए फिर मरम्मत करवानी चाहिए। नहीं, ये हर साल इसमें बजट जाते हैं इन क्षेत्रों में, कतिपय कारणों से छूट गया होगा, ये हो सकता है। लेकिन एक बिल्डिंग के आधार पे ये कहा जाए कि हम अध्यापकों को भर्ती नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो ये तो गलत होगा ना। वो टूटी हुई बिल्डिंग का किसी ने गलत इरादे से भी फोटो बनाया होगा, क्या पता। हाँ, ये हो सकता है कि गलत इरादे से। मीडिया पे वायरल होने वाली चीज, सारी चीज सही नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में 50 ऐसे स्कूल हैं जो खंडहर है, उसकी वीडियो हम बना लें। अब बगल में को नई बिल्डिंगें बन गई हैं, उसके बगल में खंडहर पड़ा है, उसमें बच्चे 10 ठो बैठे हों, उस समय वीडियो बना लें कि ये स्थिति है, तो उससे पूरे प्रदेश का आकलन नहीं किया जा सकता। अभी ईवीएम की बात कर लें तो जिस ऐप से हम लोग आए हुए हैं, जिस ग्रुप से आए हुए हैं, उसमें यही था कि ईवीएम हटाओ अभियान चल रहा है और ईवीएम का सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फाइनल कर दिया है कि अभी ईवीएम नहीं हटेगा। तो क्या करना चाहते हैं इस पर? नहीं, ईवीएम पे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हो, ये जो आने वाला चुनाव हो इसके लिए आया है, क्योंकि जो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बैलेट पेपर। अभी जो आज का चुनाव होने वाला है, जो कि तत्काल चुनाव होने जा रहा है, डेट आने वाली, कल शायद डेट आ जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर चुनाव आयोग ये कहे कि नहीं आप बैलेट से कराओ, तो उसके लिए आपको फिर पीछे 6 महीने और जाना पड़ेगा, जो आज की परिस्थिति में संभव नहीं था। आज की परिस्थिति में संभव नहीं है कि अब इस चुनाव को 6 महीने हम टाल सकें। तो उस परिस्थिति में चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये नहीं कहा कि ईवीएम कभी बैन नहीं हो सकती। हो सकता, मतलब बैन हो सकता है भारत में, हो सकता। अच्छा, ये चीज़ ईवीएम से जुड़ा हुआ है कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की तरफ बढ़ रही है और आप पेपरलेस चीज़ें हो रही है, और एक तरफ जो है कि सब लोग ईवीएम की हटाओ की मांग कर रहा है और बैलेट पेपर की बात कर रहा है। तो ये इन दोनों में कहाँ तक समानता देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस बन रहे हैं तो उनके संचालन की जो व्यवस्था है वो यहाँ आप बैठे हैं, आपकी मोबाइल का संचालन बॉम्बे से हो सकता है। आपकी मोबाइल हाई कर लेता हूँ, नहीं, आपकी मोबाइल पे आप बात चल रहा है, बात हो रही है, इसकी जानकारी बॉम्बे में बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है कि हाँ इस कमरे में हम लोग कई लोग बैठे हैं, क्या बातें हो रही हैं, बगैर कुछ किए। तो जब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और उसमें गड़बड़ी हो सकती है, ये जनता का संदेह है और निश्चित तौर पे तो इस पर विचार करना। जिन देशों ने ईवीएम बनाया है उसको बैन कर चुके हैं, तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल जरूरत भी है। तो ये नहीं हमारी आज की वीडियो, कुछ बातें हमने करी हैं सत्ता को लेकर के, चुनाव को लेकर के। आपको इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।